मेरा नाम सायरा बानो है। वार्ड नंबर 13 बुच्चर टोल, कस्बा विधानसभा 58, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में मेरा घर है। मेरे दूर के रिलेशन है अब्दुल रहमान। उन्होंने मेरे साथ में वो नेता हैं, नेतागिरी करते हैं, वो आरजेडी के नेता है और उनकी बिजनेस बनवनखी थाना बनवनखी में है। सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स का शोरूम है बनवनखी में। और दिलीप यादव पूर्व विधायक है आरजेडी के, उनके पेट्रोल पंप के सामने में उनका बिजनेस है, सौराष्ट्र ट्रैक्टर शोरूम। उनका नाम है अब्दुल रहमान बुखारी। ये हमारे रिलेशन में जो है बड़े जिया जी लगे। इन्होंने मेरे से आके जुड़ा कि हम आपको जो है समाज सेवा में आपका मदद करेंगे और हम लोग साथ में काम करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। आपके नाम पे हम बिजनेस डालना चाहते हैं, स्कूटी की बिजनेस डालना चाहते हैं और जितनी भी खर्च आएगा मैं खर्च करूंगा। और सिर्फ समाज सेवा करने से कुछ नहीं होता है, आपके हाथ में पैसे के होना भी जो बहुत जरूरी है, तभी आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। मुझे उसकी प्रस्ताव अच्छी लगी। वो कुछ दिन तक मेरे साथ काम किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ इमरजेंसी पड़ गई है, आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप मदद करो मुझे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिजनेस डालने जा रहा हूँ आपके लिए, मैं सारे खर्चे मैं करूँगा। तो अभी कुछ इमरजेंसी पड़ी हुई है, तो आप इमरजेंसी में 15 दिन के लिए मुझे पैसे चाहिए कुछ, अगर आपके पास है तो आप मुझे मदद करो। तो हमारी माँ ने एक एक रुपये जोड़ करके मेरे लिए घर बनाने के लिए पैसे रखे हुए थे और बहन को कुछ दान दहेज भी देना था। वो पैसे रखे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो हमारे रिलेशन है और हमारे लिए इतने अच्छे बिजनेस डालना चाह रहे हैं। उनके ऑल फैमिली ने भी ये बात बोल रखा था। तो जब उनके फैमिली और उन्होंने बोला, मेरी माँ को समझाया, तो मेरी माँ मान गई और मैंने उनको पैसे दे दिए। मेरी माँ ने उनको पैसा दे दी, पैसे दे दिए। उन्होंने क्या बोला कि 15 दिन से 2 महीने के अंदर बिजनेस डालेंगे और पैसे भी आपको वापस कर देंगे, अभी इमरजेंसी है इसलिए ले रहा हूँ। जब हमने उनसे लिखित में मांगा कि आप कुछ लिखित में दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बिजनेस डालने जा रहे हैं, आप जब जहाँ बोल रहे हो छोटी मोटी मदद तो मैं करते ही रहता हूँ, किसी गरीब की लड़की की शादी हो या कहीं हो, आप बोलते हो तो मैं करता हूँ ना। आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या मैं आपके पैसे लेके रख लूंगा? अगर आपको मन में शंका है तो आप पैसे मत दीजिए हमको, आप रख लीजिए। आपने ऐसी बातें करके मेरा मन दुखी कर दिया है कि आप मुझे लिख के दो। और वो नाराज हो गए कि छोड़ो, आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पैसे रखो। मैं तो आपको अपना रिश्तेदार समझ के, साली समझ के हमने आपसे मदद मांगा, मैं तो किसी को बोलता भी नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं दामाद जी, आप पैसे रख लो, विश्वास है हमको आपके ऊपर, आप नमाज पढ़ते हो, नमाजी हो, झूठ तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है आप पैसे रखो। तो उन्होंने पैसे ले लिए। उसके बाद जो 15 दिन के बारे में बोला था, तो 15 दिन से ऊपर हो गया। फिर उन्होंने कई तरह का समस्या बता के समय को बढ़ा दिया। इसी बीच में एक प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम से लौटते वक्त मेरी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ लोग हमारे साथ थे, वो लोग धीरे धीरे चौक पे, बनमनखी चौक पे उतर गए थे। फिर इन्होंने मुझे बहाने लगा के अपने घर वहां डेरा पे ले गया, जो बनमनखी पे वहां डेरा उनका ऑफिस के पास। फिर उन्होंने मेरे साथ में जबरदस्ती मेरे साथ में जो है गलत किया, बलात्कार किया। और मेरे फोन भी ले लिया गया, मुझे नींद की गोली डाल दिया गया और नींद के गोली डालने के बाद मुझे दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था, आउट एरिया में उनका डेरा है। मुझे लगा, वो झूठ बोल के हमको ले गए थे कि आपकी बहन भी वहां पे है, लेकिन जब मैं वहां गई तो कोई नहीं था, एक बच्चे तक नहीं थे। और मेरी तबीयत खराब होने का उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि मुझे सांस लेने की प्रॉब्लम, मुझे एस्नोफेलिया का प्रॉब्लम है बचपन से ही, कभी कभी मुझे सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। उस दिन भी ऐसा हो गया, बहुत जोर से मेरी तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगी। तो इस स्थिति में वो मुझे कमरे ले गए कि आप जब ठीक हो जाओगे तो मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे फोन स्विच ऑफ हो रहे थे, चार्ज नहीं था फोन पे, तो उन्होंने फोन ले लिया कि आपका मैं चार्ज कर दूंगा। मैं चार्जर लेके नहीं गई थी, ये बहाना लगा के उन्होंने मेरे फोन ले लिए, लेकिन उन्होंने फोन चार्ज करके नहीं दिया। वो बोले मैं 5 मिनट में दवाई लेके आता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट में नहीं आए, दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए। और काफी ठंड का मौसम था, वो आए 11 बजे रात में
और उसी में उन्होंने मुझे नींद की गोली डाल के मेरे साथ में वो 2 से 3 दिन तक मुझे नशे की हालत में रखा और उसके बाद मुझे घर पहुंचाया गया। जब मैंने इस बात का विरोध करना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ में अपने होकर इतना गलत किए हैं, इसका आपने अच्छा नहीं किया, इसको आपको कड़ी जो है कि कार्रवाई होगी आपके ऊपर में, चाहे जिस तरह का भी कार्रवाई होगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबू आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने आपका वीडियो बना लिया, आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो उन्होंने मेरे अपने फ़ोन से मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजा था, कुछ फ़ोटो थे मेरे। तो जो मैं नींद के और नशे के हालत में थी ना, जो दवाई बोल के मतलब पेट दर्द का गैस एंटीबायोटिक वगैरह बोल के जो उन्होंने खिलाया था, उसमें से उन्होंने मुझे नशीली गोली भी खिलाई थी। नींद की गोली था क्या था नहीं था। उस हालत में जब मैं अपने होश में नहीं थे तो मुझे मेरे कपड़े उतार करके पूरी तरह से उल्लंघन करके मेरे फोटो बना लिया था उन्होंने, और एक वीडियो बना लिया था जो लगभग 14 से 16 MB का था। सिर्फ मेरे बॉडी पे घुमा घुमा के वीडियो बनाया था ऊपर से नीचे तक, मतलब बुरी तरीके से, जो इतनी गंदी भद्दी लग रही थी। और 6-7 फोटो वो खींचा हुआ था और मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये फोटो जो और वीडियो जब मुझे दिखाया ना, बिल्कुल परेशान हो गई कि इतनी गंदी फोटो आपने ले लिया। बोला देखो बेटा, तुम जब होश में नहीं थी, जब तुम नींद में थी, तुम्हारा इस तरह से हम सारे कपड़े उतार के वीडियो बना लिए। अगर ये तुम किसी को बोलती हो कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया 2 दिन 3 दिन तक, तो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, ना तुमको थप्पड़ लगाए ना कुछ करेंगे। हम सीधा यही वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पे डाल देंगे, पूरा दुनिया तुम्हारी जो इज्जत देखेगा। उसके बाद जो है तुम जो घूमती हो ना, समाज सेवा करते हैं, तुमको बहुत शौक है ना गरीबों की मदद करना और गरीबों का मसीहा बनना, नेता बनना, ये सब तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा ना। तुम तो MLA और MP का जो सपना देख रही हो बड़ा बड़ा कि बहुत बढ़िया नेता बनेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तुम एक साधारण सी जो है ना वार्ड कमिश्नर भी नहीं बन पाओगी। और तो और तुमको कहीं भी इज्जत नहीं रहेगा, तुमको जहर खा के मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम चुप रहो, हम तुमको आगे से किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्यार मोहब्बत से ही तुम मेरा बात मानना, तुम मेरे साथ रहो। जब तुम कहोगी हम तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हारा जो भी बिजनेस वगैरह हम सब कुछ डाल लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुम मेरे साथ रहो। तुम ज्यादा होशियारी नहीं करना है कि हम जा करके किधर किधर भी बोलेंगे ऐसा वैसा है। तो देखो, हम तो अगर तुम बोल देती हो तो थाना हो या पुलिस हो, उसको तो हम मैनेज कर लेंगे, उसको हम देख लेंगे, जो झेलना होगा झेल लेंगे। लेकिन तुम्हारा बाबू क्या होगा तुम सोच लेना, जब तुम्हारा इज्जत पूरा दुनिया देखेगी तो। इसीलिए उससे अच्छा है कि तुम ज्यादा जो है इधर उधर बोलना बंद करो। कहीं पे कुछ नहीं बोलना है, ना परिवार में ना फैमिली में। हम तुमको आगे से तुम्हारे साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से जो करना होगा करेंगे, तुम्हारा खर्ची चलाएंगे। जब तुम कहोगे शादी कर लेंगे, अभी तुमको जो भी करना है, तुम समाज सेवा करना है करो, 2-3 साल तुम्हारा बिजनेस डाल देते हैं, उसके बाद हम तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम तब तक रहो। उसके बाद वो मुझे बार बार टॉर्चरिंग करने लगे, अब बार बार बुलाने लगे, बार बार मेरे साथ में संबंध बनाने लगे। तो अब मैं जब भी मना करती तो वो मुझे एक ही बात का याद दिलाता। वो झूठ बोल बोल करके हमको टरकाते गए ना, वो मेरा बिजनेस चालू करके दिए और बार बार मेरे साथ मतलब हमको शोषण करते रह गए। लेकिन उसके फैमिली को जब भी बोलूं, उनका फैमिली मुझे समझा बुझा कर चुप करा देते थे, हर बार चुप करा देते। जब उन लोगों ने पूरी तरीके से जब मुकर गया कि अब जो है तुम लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारे पैसे वापस करेंगे ना तुम। और मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ गई, मैं बीमार हो गई, मेरी मम्मी भी सीरियस हो गई। तब मैं उनको जोर से बोली कि आप लोग मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हो। मेरे 2 बार आप लोगों ने एब्रोशन करा दिया, मेरी मतलब मौत के मुंह तक हमको पहुंचा दिया आप लोगों ने। हर बार मतलब आप लोग चुप करा देते हो। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा करो, आप हमारे जो पैसे लिए थे ना बिजनेस के नाम पे, बिजनेस तो आपने करके दिया नहीं, वो पैसे मुझे लौटा दो। अब मेरी जिंदगी जो आपने खराब किया है उसका उचित फैसला आप कर ही दो। जब मैंने ये बात बोली ना तो उन लोगों ने सीधा मुकर गया कि तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, जाकर जो उखाड़ना उखाड़ लो, और ज्यादा बोलेगा ना, चाय चुपुड़ करेगा ना तो हड्डी पसली तोड़ दिया जाएगा। एक पैर में तुम्हारा डैमेज है ना, दूसरा पैर भी डैमेज कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लड़का अगर तुमको नहीं चाह रहा तो भूल जाओ, पैसा कौड़ी सब भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सबूत तो है नहीं कोनो। तो जब सबूत नहीं है तो काहे का पैसा देंगे, भूल जाओ तुम सब कुछ, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई। उसके बाद मैं रोना धोना करने लगी कि ऐसा मत करो आप। फिर मैं उनके जीजाजी से मैं मिलने के लिए गई, इब्राहिम बुखारी से। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो
मैं उनके घर पे गई, बोला ठीक है, सोफे पे बैठाया, काले सोफे थे, उसने मुझे सोफे पे बैठाया। उसके बाद वो रहमान का जो है परिवार वाले को फोन कर दिया, जिसका नाम है इश्तियाक उर्फी अस्ताब। वो आके उसके सामने मेरा गला पकड़ लिया एकदम, मतलब बदतमीजी तरीके से, मारपीट के उद्देश्य से, और इतने जोर से मेरा बाल पकड़ लिया, बाल ही नहीं छोड़ रहा है। कह रहा तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने का, तुम्हारा हिम्मत कैसे, तुम्हारा न्याय करेंगे। उसके बाद अनेकों प्रकार का गंदी गंदी गाली दिया, मुझे बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया और 2-3 लात घुसा मुझे कर दिया मेरी बीमारी हालत में। उसके बाद मैं यहाँ आई तो उसके बाद फोन पे मेरी लड़ाई हुई उसके साथ। तो उसको पता था कि मेरा 7646044756 वाला जो नंबर है, इस पे रिकॉर्डिंग सिस्टम लगी हुई है, उन लोगों को जानकारी थी। तो इस नंबर पे फोन नहीं करके हमारे घर वाले नंबर पे फोन किया, और वो अपना घर वाला नंबर से मेरे घर वाले नंबर पे फोन किया, और अपना वो नंबर से नहीं किया फोन। उसके बाद मुझे बहुत धमकी दिया, बहुत गाली दिया कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे पीछे आदमी लगा कर रखे हैं, जदयू का नेता लोग सपोर्ट कर रहा है। और जदयू का नेता, कुछ नेतागण है यहाँ पे जो पदस्थापित है जदयू में, और उनके जो उनके चेला चपाटी लोग हैं, वो लोग उसका जो है समर्थक है दोषी का। तो उन लोगों का नाम लेने लगा कि वो लोग जो है ना हमारे पैरवीकार हैं, और जो वो तुम्हारे पीछे आदमी फिट कर रखे हैं, तुमको जहां मिलेगा या तो गाड़ी से ठोक देंगे या तो गोली चला के तुमको मार देंगे। तुम क्या सोच रही हो, तुम इधर उधर फान के तुम न्याय ले लोगी, तुमको गलत साबित कर देंगे, तुम्हारे जो है ना मतलब कपड़े उतार देंगे, तुम्हारे जो वीडियो बना के रखा है वो सोशल मीडिया पे डाल के तुमको बेइज्जत कर देंगे। तो हमने भी बोल दिया कि 3 साल से मैं शोषित हो रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ना मेरे पैसे छोड़े, ना मेरे सेहत छोड़े, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब दुनिया देखे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे तो उचित न्याय चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने मतलब पहले तो फोन पे धमकी दिया, गाली गलौज किया गंदी गंदी, और बोला कि तुमको फिर से बलात्कार करवाएंगे बाहर के लोगों से, सामूहिक बलात्कार करवाएंगे, और हम लोग सातों भाई मिलके तुम्हारी बलात्कार करेंगे अगर तुम लोग गुमटी टप के इधर आते हो तो। ये जो बीच में गुमटी है रेलवे का, बोला अगर गुमटी टप के इधर आते हो, हमारे घर पे आते हो या हमारे ऑफिस में आते हो, तो हम लोग सातों भाई मिलकर तुम्हारी बलात्कार करेंगे, और बाहर के लोगों से भी सामूहिक बलात्कार कराएंगे, तुम्हारे पीछे आदमी लगा के रखे हुए हैं। इस तरह का मतलब कई तरह का आने को गंदी गंदी भद्दी भद्दी जो है धमकी दिया, गाली गलौज किया। उसके बाद बोला कि तुम घर पे हो, तुम घर पे आके तुमको मार जाएंगे। तो मैं भी बोल दी कि ठीक है मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ। तो मुझे क्या पता था कि वो सच में घर पे आ जाएगा। बोला ठीक है तुम घर पे रहना, आ रहे हैं। तो उन लोगों ने पहले पता किया कि मेरे फैमिली में कौन कहाँ है, तो देखा कि मेरे घर पे कोई नहीं है, बस वो लोग 3-4 लुंगीधारी आदमी को लेके बाइक पे, जबकि वो लोग कार से चलते हैं, लेकिन वो लोग मतलब बाइक से आया। ज्यादातर तो लुंगीधारी था, 3 से 4 लोग काले काले लोग थे सामने सामने। तो वो लोग लेके आया। गेट पे मेरी एक भतीजी बैठी थी छोटी सी, बोला बुआ है तुम्हारी? तो बच्चे ने बोला कि देखो बाहर कोई आया है। जब मैं बाहर निकली तो बोला कि लो मैं आ गया हूँ, अब तुमको चीरने के लिए, तुमको फाड़ने के लिए। उसके बाद मेरे जो है ना गेट के पास मेरा ईटा रखा हुआ है, घर बनाने के लिए ईटा, कुछ मेरे परिवार के ईटा रखा हुआ, वो ईटा उठा के मेरे सर पे मार दिया। और मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं बहुत डर से कहराने लगी, मैं थोड़ा चिकरने लगी कोई है। तो जब देखा कि मतलब हमारे घर से कुछ दूरी पर कुछ लोग बैठे थे, तो जुआरडी करते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं टाइम पास करने के लिए पेड़ के नीचे, मतलब ऐसे ही टाइम पास करते हैं, बैठते हैं। जब फ्री होता है तो गाछ के पेड़ के नीचे बैठता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह झालमुड़ी खाते हैं ये लोग। तो जब मैं थोड़ा चिल्लाने लगी ना, तो लगा कि कोई सुन लेगा, कोई आ जाएगा। फिर वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके नदी किनारे साइड से, नदी में पानी से साइड से निकल गए वो लोग, वो भाग खड़े हुए। उसके बाद में गई थाना गई तो जो है कि दरोगा जी नहीं मिले। तो मैंने फोन के द्वारा कांटेक्ट की थानेदार जी से, 2-3 बार गई मैं बीमारी हालत में कि मेरे साथ मारपीट किया जा रहा है, ऐसा वैसा किया जा रहा है, लेकिन थानेदार मिलते नहीं थे थाने पे। जब भी मैं जाती थी इधर उधर वो फील्ड में निकले हुए होते थे। तो जब मेरे थानेदार से फोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे समस्या बताओ, मैं आपका काम कर दूंगा। तो 1-2 दिन वो ठीक से बात किए। फिर थानेदार ने भी मुझे गंदी गंदी बोलकर मुझे डिस्टर्ब करने लगे। थानेदार ने उन लोगों के बारे में पता कर लिया,
और फिर वो लोग से वो मेल हो गए और मेल होने के बाद मुझे अश्लील हरकत करने लगे मेरा काम नहीं करने के लिए। वो गंदी गंदी हरकत जानबूझ के करने लगे थानेदार। और उसके बाद मेरे एफआईआर दर्ज लेने के लिए मना कर दिए कि तुम्हारा एफआईआर नहीं लेंगे हम, तुम्हारा पीओ यहाँ का नहीं बनता है, बनवनखी थाना का बनता है। तो मैं बोली कि पीओ तो बन जाएगा, कहीं से भी बन जाएगा, आप यहाँ का पीओ बनाओ, वो आवेदन को चेंज करके दूसरा आवेदन जो है आप दर्ज कीजिए, तुम्हारा हम आवेदन दर्ज नहीं करेंगे। और वो मुझे रात में बुलाने लगे कि एफआईआर दर्ज करेंगे, सम्मन बनाएंगे, गंदी गंदी बातें करने लगे। तो मैं इस बात पे उनको डांट दी कि मैं करूंगी नहीं। वो चैटिंग भी लिखने लगे, वॉइस कॉल पे वो मुझे डिमांड किए, वॉइस कॉल पे, फोन पे नहीं। अगर फोन पे करते तो रिकॉर्डिंग हो जाती उनकी बातें, तो वो वॉइस कॉल पे बोले। उसके बाद उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो मैंने मीडिया का, लोकल मीडिया का मैंने सहारा लिया। तो लोकल मीडिया वाले ने जो है उनसे जब बात किया ना तो आवेदन ले लिया, एक्सेप्ट की, मतलब दोबारा पुनः जो है बयान चेंज करके मेरा जो है आवेदन को एक्सेप्ट किया और उस पर एफआईआर भी हुई, धाराएं लगे, फिर उसका जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी हुआ। उसके बाद वो लापरवाह हो गए। फिर मीडिया वाले उनसे फिर संपर्क किए कि क्या बात है, एक फॉर्मेलिटी और बची हुई है वो आप पूरा नहीं किया। तो उन्होंने जो है पत्रकार महोदय जी को भी धमकी चमकी दी है कि आप लड़की को मदद नहीं करो, नहीं तो आपको जो है ना कई तरह का धारा लगा के आपको हम परेशान कर देंगे, आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। तो पत्रकार को धमकी दिया। उसके बाद पत्रकार महोदय जी उसके बाद 164 का बयान भी करा लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करने लगे। मतलब सारे फॉर्मेलिटी हो गए, उसके बाद अब गिरफ्तारी बच गई है। तो फिर जो है पत्रकार महोदय जी उनसे बात करने की कोशिश की है कि सब कुछ तो आपने चलो कर लिया है, अब जो है कि आप जो है उसको गिरफ्तार करो, जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए और दोनों को कोर्ट में शामिल कीजिए, दोनों अपना अपना पक्ष रख के दोनों को उचित न्याय मिल जाए, लड़की को भी मिल जाए और उसको भी मिल जाए। तो उसी में पूरा एकदम झल्ला करके वो धमकी दिए। और उसके बाद जो है मैंने सोशल मीडिया पे अपनी सारी परेशानी को रखी। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे सारी बातें रखी तो थानेदार ने मेरे ऊपर झूठे, और लोकल चैनल वाले के ऊपर में, पत्रकार जी जो मुझे मदद करने के लिए आगे आए थे उनके ऊपर में झूठी मुकदमा दायर कर दिए, कई तरह का झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। जो धमकी वो पहले ही दे चुके थे, वो उसकी सबूत भी है हमारे पास में धमकी देने की। उसके बाद उनको जो है केस करके उनको बैठा दिया गया। वो अभी परेशान है और काफी मतलब उनको टॉर्चरिंग भी किया गया है, कई तरह का जो है पत्रकार महोदय जी को भी धमकी गया है उनके पास में। और पहले तो पैसे के लालच दे रहे थे कि कुछ पैसा ले लो और लड़की की मदद नहीं करो, लेकिन पत्रकार महोदय जी निर्भीक और ईमानदार पत्रकार महोदय जी हैं। उन्होंने कहा कि लड़की पीड़ित है, परेशान है, उसका न्याय दिलाना हम लोगों का फर्ज बनता है, बिना किसी निस्वार्थ भावना में। ये बात दरोगा जी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोग हम लोग मिलकर अगर लड़की को मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कहाँ जाएगी वो लड़की इस स्थिति में। तो उसके बाद ने बहुत तरह का मतलब उसको टॉर्चरिंग करवाया, कई लोगों से धमकी दिलवाया कि फंस जाओगे, सड़ जाओगे जेल में, इस तरह करके पत्रकार महोदय जी को दबाव डाल के चुप कराया गया। और अब जो है मैं परेशान हूँ, तबाह हूँ, मेरी इतनी हालत बुरी हो चुकी है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ। उन लोगों ने मुझे मार मार के बहुत ज्यादा बीमार कर दिया है, मेरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और खाने तक के आफत में आ गई हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मेरे पापा गुजर गए हैं, मेरी माँ बहुत सीरियस है और बुजुर्ग है। और तो इस हालत में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे सारे पैसे भी लूट लिए गए, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दिया गया। 3 साल तक मेरे साथ में शोषित करता गया और मेरे साथ में इस तरह की स्थिति में पैदा कर दिया है। और आज मैं कहीं का लायक मुझे नहीं छोड़ा, मैं इतनी बुरी स्थिति में फंसी हुई हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। और ना मैं, इतनी मेरी बुरी हालत है कि मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती हूँ, डॉक्टर को दिखाने के लिए भी मेरे पास में पैसे नहीं है। और मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, मैं रो के भी क्या करूँगी, किसी के सामने रो के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ, किसी को मेरे ऊपर तरस नहीं आया। मैं बहुत कष्ट झेली हूँ। मैंने जितने भी स्थानीय नेता है सबसे मैंने गुहार लगाई है कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, उल्टा मुझ पे आरोप लगाया गया कि तुम पॉलिटिक्स करते हो, तुमको जो है ना गलत साबित कर देंगे, तुमको पॉलिटिक्स बाज बना देंगे, तुमको राजनीति करने वाली बना देंगे।
तुमको झूठा साबित करके तुमको फेल कर देंगे, तुमको एक्सीडेंट करवा देंगे, तुमको गोली चलवा देंगे, नहीं तो भूल जाओ तुम्हारे साथ जो हुआ, मर जाओ जा करके। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हालात पे रहो, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। और थानेदार ने भी मुझे ऐसे ही धमकी दिया है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा चू चपाड़ करेगी तो तुमको जो है ना झूठे आरोप लगा लगा के अंदर कर देंगे, तुमको सड़ा देंगे जेल में। तुम उसको जानती नहीं है, तुम्हारा विपक्ष बहुत है, तुम्हारा विरोधी बहुत है, तुम्हारा मदद करने वाला कोई नहीं है। उसको मदद करने वाला हजारों है, वो दबंग है। तुम सड़ जाओगी, तुम मर जाओगी, इससे अच्छा जिंदा रहना चाहती हो तो तुम भूल जाओ, अपने हालात पे रहो। इस तरह से हमको टॉर्चरिंग किया जाता है। मेरे घर पे लोगों को, शराबी लोगों को मेरे घर पे भेजता है। कई शराबी लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, रात में ताका झाकी करता है मेरे घर के आसपास में। मैं बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कब मुझे मार दे, कब मेरे साथ कुछ कर दे, क्योंकि उन लोगों ने जान से मारने की भी धमकी दे रहा है और जो बोल रहा है कि तुम्हारी भी तो सामूहिक बलात्कार कर देंगे, ऐसा वैसा। मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। अगर उसने कुछ कर दे तो मुझे कौन बचाएगा? कोई पुलिस से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है, उल्टा पुलिस ही मुझे टॉर्चरिंग कर रही है। मैंने थानेदार तो मुझे मतलब उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया उनको बचाव के लिए, और उन्होंने भी मेरे साथ गलत बोला। तो अब मैं जो है आईजी साहब से मिली, एसपी साहब से मिली, डीएसपी साहब से मिली, तो उन लोगों ने भी मुझे आश्वासन दिया कि तुम घर जाओ, हम लोग कार्रवाई करते हैं, बहुत जल्दी जो है दोषी गिरफ्तार होगा और तुम्हें न्याय मिलेगी। लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बस जब भी जाती हूँ मैं परेशान होकर मैं आवेदन बनाती हूँ। मैं तबीयत खराब इस हालत में बार बार मैं आवेदन बनाती हूँ। मुझे यहाँ खाने तक के आफत में पड़ी हूँ। मैं आवेदन बनाती हूँ, वकील को पैसे देने पड़ते हैं, लिखाना पड़ता है, टाइपिंग कराना पड़ता है। बार बार मैं आवेदन ले लेके जाती हूँ, देती हूँ, परेशान होती हूँ। मुझे ऑटो वाले को भी किराया देना होता है, कोई तो फ्री में मुझे ले जाएगा नहीं। इस स्थिति में जब मेरे पास में 1 रुपया नहीं है तो मैं कैसे करके अरेंजमेंट करके मैं जाती हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं है। बस मुझे भेज दिया जाता है कि तुम घर पे जाओ, हमारे संज्ञान में है, जल्दी जांच चल रही है और गिरफ्तार करेंगे। लेकिन पता नहीं कैसी जांच चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और जो दोषी है ना वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ शराबी लड़कों को लगा दिया। मैं घर से बाहर डर से नहीं जाती हूँ। कहता है कि एक्सीडेंट में मार देंगे, जानबूझ के ठोकर लगा देंगे, चाकू फेंक देंगे, गोली चला देंगे। और हमारे यहाँ पे ना, हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हालत है कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जैसा बोला जाता है वैसा किया भी जाता है। गोली चलाना, मारना, ये सब जो है ना एकदम साधारण सी हो गई है। तो ये हालत मेरा बना के रखा है इन लोगों ने। मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, घर पे भी मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। अपने आप को मैं किसी तरह से किसी अदर के यहाँ मैं छुप करके जी रही हूँ। और ये हालत में अपने घर पे भी डर से नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी आदमी आया था मुझे मारने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं अकेली रहती हूँ। तो घर पे भी मुझे मारने का कोशिश किया गया है। तो मैं घर पे ज्यादा कम रहती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ घर पे। मैं कहीं और मतलब अपनी जान बचाने के लिए रहती हूँ। पुलिस से मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पुलिस से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं गुहार लगा के थक गई हूँ पूर्णिया एसपी साहब को, डीएसपी साहब को और आईजी साहब को। बस आश्वासन पे आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा न्याय करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता है। मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं पूछती हूँ पुलिस प्रशासन से कि आखिर क्यों इतना टाइम हो रहा है, क्यों विलम्ब किया जा रहा है? अगर मुझे मार दिया जाए, मैं मर जाऊं तो समय पे मुझे न्याय नहीं मिलेगी, तो ऐसा न्याय का क्या फायदा? क्या फायदा आपके पास में गुहार लगाने की? मुझे मेरी इतनी स्थिति बुरी है। अभी आप मेरे तकलीफ में काम नहीं आओगे तो कब काम आओगे? 3 साल तक तो उधर उसने मुझे शोषित किया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। 9 महीने से मेरे साथ मारपीट किया जा रहा है, मुझे इसी हालत में लाया गया है और मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। और सबसे ज्यादा तो सबसे पहले तो हम प्रशासन से ही मदद लेंगे ना, अगर कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन ही मेरे ऊपर इतनी लापरवाह है, तो अब मैं क्या कहाँ जाऊंगी? मेरी हालत मरने जैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। अगर मारना है तो हमको एक बार में मार दिया जाए, ये तड़प तड़प के हम कब तक जिएंगे? मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मेरी जो है अपील है पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, डीआईजी साहब से कि मेरी न्याय करवा दीजिए, प्लीज मेरी न्याय करवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज हमको मदद कर दीजिए।
Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.